फिगर तो पढ़ो। ओ माय गॉड, दोनों एक एक वाला तो हो नहीं पा रहा हमसे, कहाँ है? As shown in the figure, square having length electric charge distribution is given as sigma naught xy calculate the total electric charge on the square. The Cartesian coordinate system is shown in the. ठीक, तो क्या करना चाहिए आपको? देखते हैं जनता बता पाती है कि नहीं। मैं आपको सवाल बता दूं, इनका जो है सवाल है कि एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और एक्सिस है एक्स और वाई, सिग्मा दे रखा है आपको, सिग्मा नॉट एक्स वाई, टोटल चार्ज बताना है आपको अगर ये साइड लेंथ ए है। ये तो बस टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर ये बताना है। ट्राई करके देखो, डाउट आया है तो करना तो पड़ेगा। ऑनलाइन आवाज आ रही है? बेटा कोई एक आदमी बोल दो अगर आ रही है। सुनो, धन्यवाद। तो आपको इस प्लेट पे टोटल चार्ज बताना है कितना। तो ऑब्वियसली कभी भी ऐसी प्लेट आती है तो मैं आपको बताऊं कि एलिमेंट हमेशा लेना चाहिए आपको स्ट्रिप, क्योंकि और कुछ आप ले ही नहीं सकते, है ना। ये क्लियर इंडिकेशन है, और क्या ही ले सकते हैं हम, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि आपने किसी एक्स डिस्टेंस पर जाकर एक स्ट्रिप कंसिडर कर ली जो कि dx थिकनेस की है। अब यहाँ पे समस्या क्या है, एक्स डिस्टेंस पे अगर सिग्मा कांस्टेंट होता तो सीधे सिग्मा इंटू इसका एरिया में कर देता, लेकिन क्या है ना, वो खुद ही y के साथ चेंज हो रहा है। तो x पे जाके मैं इस स्ट्रिप को अगर कंसिडर करूं तो अगर इसके अंदर कितना चार्ज है मैं ये निकालना चाहूं, तो क्या इसके अंदर चार्ज डेंसिटी y का फंक्शन है, क्योंकि x अगर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हमने x तो फिक्स कर लिया ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां से y पे जाके एक dy थिकनेस का एलिमेंट जरूर ले लूंगा। समझ आ रहा है? कितना इस x डिस्टेंस वाली स्ट्रिप में चार्ज है वो निकालने के लिए मैं सिंपली कह सकता हूँ dq। ये हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा कितना है किसी भी डिस्टेंस पर, तो x तो कांस्टेंट है, कितनी है dy। इसी को मैं इंटीग्रेट करूंगा y 0 से लेके a तक, x को कांस्टेंट मानते हुए, क्योंकि x आपने फिक्स कर लिया है। यहां से आपको मिल जाएगा सिग्मा नॉट एक्स वाई स्क्वायर बाय 2, 0 टू a। यहां से आपको मिल गया सिग्मा नॉट एक्स a स्क्वायर बाय 2। तो ये इस स्ट्रिप का टोटल चार्ज है। अब आपको पूरी प्लेट का चाहिए तो ऐसी ढेर सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दिया जाए, तो टोटल चार्ज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा नॉट एक्स a स्क्वायर बाय 2 इंटू, आप जानते ही हो कहां से कहां तक कर देंगे, 0 से लेके dx लिखना भूल गए शायद हम, इंटू dx भी आएगा ना, और वो dx कांस्टेंट है ना, ऊपर वाले केस के लिए dx कांस्टेंट है, यहाँ पे dx बचेगा 0 टू a। ठीक है, तो ये आएगा सिग्मा नॉट
यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी कि बाय 4 ए की पावर 4। समझ आया? तो जब दो जगह वेरी करे तो किसी एक को फिक्स मानते हुए दूसरे वाले का एलिमेंट मान के आपको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। कोई दिक्कत? चलो अब हमें रिवाइज करना था आज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में बताओ 1D मोशन में किसी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है? एक तो कैलकुलस की रिलेशंस होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए हमेशा। कैसे वी डी वी बाई डी एक्स यूज किया जाता है, कैसे डी वी बाई डी टी यूज किया जाता है। चाहते हो मैं लिखूं तो मैं लिख दूंगा फटाफट। फिर आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आती है जिनमें आपको एक ही चीज याद रखनी है कि कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करते, आप कैलकुलस यूज करते हो। समझ आया? पूरा 1D इसके अंदर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होते हैं। बेटर आपके लिए क्या होगा कि आप उन्हें यूएक्स और यूवाई में याद रख लो सीधे से। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है जो याद रख लें तो फायदा हो जाता है कई बार सीधे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। याद है किसी को? बिल्कुल, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन मिल जाती है y इज x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नहीं, वो तो उसके टर्म्स में आप लिख रहे हो ना। अब जनरली यही याद रखो, ठीक है ना। एक बात है, इसमें क्या होगा, डायरेक्टली अगर आपको x पता है तो y मिल जाएगा, y पता है तो x मिल जाएगा। फिर आता है हमारा मेन जो दिक्कत आती है लोगों को, वो रिलेटिव मोशन में आती है थोड़ी बहुत। तो रिलेटिव मोशन का जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में जब हम लिख देते हैं तो सिंपली वी ए माइनस वी बी आ जाता है। कोई समस्या? एरिया अंडर वी टी, कर्व आपको क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख पा रहा है क्या कि काफी बेकार दिख रहा है? दिख रहा है अभी? और करूँ जूम? और थोड़ा बहुत है। चलो, क्या हुआ? Palm is pouring down। रेन है, ये बारिश गिर रही है। ट्राई करो भाई फटाफट, सभी लोग और आंसर बताओ। और हम देखेंगे किसकी स्पीड कितनी है। नहीं नहीं, डाउट नहीं पूछना, अभी सॉल्व करो। जी, पहला आंसर दिया गया है 2 मिनट में। ए ऑप्शन गलत है वो। बेटा सवाल आपके सामने।
कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी सही है। तो 2.5 मिनट लगा, सही है क्या? राजवर्धन जी अभी तक नहीं आ पाया है, समस्या है ये तो। क्या समस्या हो रही है? चलो इसमें कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। आपको हमेशा रिलेटिव वाला डायग्राम बना के देख लेना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। बोला गया रेन पोरिंग डाउन एट एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। तो पहले इसे ड्रॉ कर लो, ये आपकी वर्टिकल लाइन हो गई। रेन कुछ इस तरह से गिर रही होगी, स्पीड मान लेता हूँ वी आर, और ये एंगल आपको बताया गया अल्फा है। ये स्पीड भी दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अ गर्ल रन अगेंस्ट द रेन, अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया? उल्टे डायरेक्शन में भाग रही है। रेन विद a speed of 8 मीटर पर सेकेंड एंड सीज द रेन मेकिंग एंगल बीटा विद द वर्टिकल। तो मान लेते हैं ये आपका गर्ल है जो इस तरफ जा रही है, मान लो v स्पीड से, समझ आया? स्पीड दे भी रखी है शायद 8 मीटर पर सेकेंड। तो उसे रेन दिखती है गिरती हुई बीटा से, तो उनमें रिलेशन क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसे रोक दो और इसकी स्पीड को कहाँ जोड़ दोगे? 8, समझ आया? तो ये इसे रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी। रिलेटिव वेलोसिटी में एक यहाँ पे आपको दिखेगा 10 साइन अल्फा, और एक आपको यहाँ पे दिखेगा 8 प्लस 10 कॉस अल्फा। ये स्पीड दिखने वाली है। तो नेट स्पीड जो आएगी वो कुछ इस तरह से दिख रही होगी लड़की को, है ना। और ये एंगल हो जाएगा आपका बीटा। तो यहाँ से अगर आप 10 बीटा लिखो तो इसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कौन सी है? हॉरिजॉन्टल, जो कि कितनी है? 8 प्लस 10 कॉस अल्फा बाय वर्टिकल वाली 10 साइन अल्फा। बताइए इसमें कितना टाइम लगना चाहिए था? सिर्फ आपको जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके उसमें ऐड करना होता है। इसमें हाँ यहाँ पे साइन आ जाएगा, तो लिख बस गड़बड़ दिए, समझ आया? तो ऐसे वाले में क्या आपको दिक्कत होती है क्या ऐसे क्वेश्चंस में? तो मैं इसका एक ढंग का सवाल कराऊं फिर, अगर होती है तो बोलो। पक्का नहीं होती? उल्टा, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन में सिखाया गया होगा ना, ऐसे ही करा जाता है। वही करती पूरी दुनिया, वही करती है। जिसके रिस्पेक्ट में मोशन देख रहे हो उसको रेस्ट पे माना जाता है। उसकी जो भी डेटा हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, उसको रिवर्स करके सामने वाले में जोड़ देना चाहिए। इस पे एक ढंग का सवाल आता है, बताओ, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है, आपने किया भी होगा शायद, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आता है। हाँ बिल्कुल, कर सकते हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। 37 डिग्री है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इसलिए ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारे पास एक जीप है, क्या ही बना, ठीक है ना। तो जीप जो है ये ऊपर जा रही है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन में दिया गया है द रेन फॉल्स वर्टिकली डाउन एट 20 मीटर 20√2 मीटर पर सेकंड एट 45 डिग्री विद वर्टिकल। मतलब दिख ही नहीं रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है। फाइंड एंगल एट विच windshield must be kept making
so that rain does not enter the jeep. गंदा सा आंसर आएगा क्योंकि रैंडम डेटा लिया है मैंने, जो भी आ रहा हो बताना है। अच्छा, रेन टुवर्ड्स द जीप दी गई है, ठीक है ना, गिर रही है जो। ये 23। ओके, और कोई? tan inverse 14/13 90 माइनस tan इनवर्स वर्टिकल के साथ। चलो देखो, ये वर्टिकल हो गया, रेन इस तरह से गिर रही है ना, 20√2 से 45 डिग्री पे। तो रेन की स्पीड एक्स में कितनी है? 20, और वाई में कितनी है? 20। कोई दिक्कत? आदमी जो जा रही है, जीप जो ऊपर जा रही है, इसकी एक स्पीड तो आ जाएगी इधर 8, और एक ऊपर आ जाएगी 6। किसके रिस्पेक्ट में देखना है आपको? कार के रिस्पेक्ट में। तो किसको रोकोगे? कार को रोकोगे। अगर कार को रोक रहे हो तो आगे वाली स्पीड कहाँ ऐड होगी? इधर ऐड होगी 8, और ऊपर वाली स्पीड कहाँ ऐड होगी? समझ आया? तो जो एक्चुअली दिख रहा होगा वो कैसा होगा? उसको दिखेगा यहाँ पे स्पीड है 28 और यहाँ पे स्पीड है 26। तो नेट कुछ इस तरह से दिखेगी आपको वर्टिकल के साथ। मैं कह देता हूँ अल्फा एंगल बनेगा, तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 28/26, यानी कि 14/13। समझ आया? ये एंगल दिख रहा होगा वर्टिकल के साथ। अगर क्वेश्चन होता है अम्ब्रेला कितने एंगल पे पकड़ना चाहिए, तो आंसर क्या होता? अब ऑब्वियसली आप अम्ब्रेला ऐसे पकड़ते ताकि आप भीगो नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वर्टिकल से सेम एंगल क्या आ जाता? अल्फा। पर अगर आपने जीप की विंडशील्ड को ऐसे लगा दिया तो पूरा पानी कहाँ जाएगा? अंदर। तो विंडशील्ड कैसे रहनी चाहिए? उससे परपेंडिकुलर। तो ये आंसर आपको देना था। जिसे मैं थीटा कह दूं तो थीटा आता है 90 माइनस tan इनवर्स 14/13। बता तुमने, अलग कोई तरीका ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये क्वेश्चन अच्छा बस किस लिए था, पूरी मेहनत करने के बाद भी अगर आपने सीधे अल्फा का आंसर दे दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो याद रखना, कोई कार अगर चल रही है तो उसका कांच परपेंडिकुलर होना चाहिए रेन की डायरेक्शन से, जबकि अम्ब्रेला उसी के अलोंग रखा जाता है। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, फोर्थ जो दिया है।
अब आंसर नंबर सही नहीं है, सही है, बढ़िया है, टाइम भी नहीं लगा, 1 मिनट में आंसर दिया आपने भी, 1 मिनट में दिया पर कुछ गड़बड़ कर दी। तो देख रहे हो ऑप्शन है भी। ये बही खाता कहाँ से उठा ले तुम? सही है, देखने में तो सही लग रहा है, पर ये तो तब पता चला ना जब मैंने बोला गलत है आंसर, तो पहले ही सोच समझ के करना है ना। 15। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द ट्रॉली द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इज शोन। यानी कोई आदमी इसके ऊपर बैठ के देखता है तो उसे दिखता है कि बॉल को 60 डिग्री पे फेंका गया है। while for an observer on ground ball rises vertically up। तो ग्राउंड से देख रहा है उसको बॉल की स्पीड सिर्फ किस में दिख रही है, वाई डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी बॉल की, ये आपको बताना था। समझ आ रहा है? तो मान लेते हैं इसकी स्पीड v है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अगर आपको कंफ्यूजन होता है सोचने में तो हमेशा क्या कर लिया करो, ये फॉर्मूला लगा लिया करो, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ये होगी वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों। समझ आ रहा है? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। अब ग्राउंड से देखने पर क्या दिख रहा होगा, ये देखो आपको v पता है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, जरा लिख के बताओ स्पीड क्या लिखूंगा मैं, बोलो। माइनस वी कॉस 60 डिग्री आई कैप और प्लस वी साइन 60 डिग्री जे कैप, ये आपको दिखेगा वाई में। तो यहां अगर देखा जाए तो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन की स्पीड है जो रिलेटिव आ रही होगी, एक्स वाले की। वाई में तो ट्रॉली चल नहीं रही, तो जो एक्चुअल है वही दिख रहा होगा। समझ आया? तो ये हमारी वो स्पीड होने वाली है। तो ये जो स्पीड है एक्स के अंदर, यहाँ पे पुट कर दें अगर, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की स्पीड एक्स के अंदर कितनी आ रही है, 0। अरे समझ आ रहा है? माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी है, 10। और यहाँ ये पुट कर सकते हैं हम आई कैप में, माइनस वी कॉस 60 डिग्री। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? तो y में स्पीड आपको यहाँ से मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, v साइन 60 डिग्री, यानी कि 20√3/2 यानी कि 10√3। अब मैक्सिमम हाइट चाहिए uy² 10√3 का स्क्वायर बाय 2g यानी कि 20, ये 15 मीटर आपको मिलेगा। समझ आएगी नहीं? तो कभी भी ग्राउंड और ट्रॉली या कोई भी मूविंग फ्रेम आ जाए तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वेक्टर फॉर्म में चले जाएगा हमेशा, है ना? क्या बेटा, वेक्टर फॉर्म। हम्म, कंपोनेंट कैसे लिए ये समझ नहीं आया, इसके कंपोनेंट नहीं लिख पाए। ये इधर कंपोनेंट कितना आएगा और डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप, और ये क्या होगी, ये क्या, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली तो है, तो ये लिख दिया वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब ग्राउंड से देखने पर उन्होंने कहा स्पीड सिर्फ वाई में दिखती है, तो एक्स डायरेक्शन में रिलेट ग्राउंड की बॉल की स्पीड क्या होनी चाहिए, 0। और ट्रॉली की एक्स में आपको दिख ही रही है 10। उन सबको पुट करके बॉल की स्पीड हमने निकाल दी, वी की वैल्यू क्या होगी। समझ आया? चलो फिर ट्राई करो। क्या बेटा,
क्वेश्चन तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ लेता हूँ। उससे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों डायमीटर पे है ना। नहीं नहीं, वो उसका मतलब वही है। अरे यार एक बात बताओ, दो चीजें ऐसे रखी हुई हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या बोलोगे? बेटा वो बात सही है, आप कहना चाह रहे हो कि एक आदमी यहाँ से चल के यहाँ गया होता और ऐसे गया होता तो मैं डिस्टेंस ये बोलता, पर दुनिया में कोई दो पॉइंट है ये हैं, अब मैं बोलूँ इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि क्योंकि ये इस पाथ पे हैं, अभी हमारे बीच की डिस्टेंस में पूछूं क्या बोलोगे? ऐसे घूम के आएगा कोई, क्योंकि सर्कल तो बन ही सकता है ना। तो ये नहीं बोला है कि ये यहाँ से चल के यहाँ जा रहा है, वो तो दो पॉइंट है जिनकी दूरी 2r है। अब एक सर्कल सर्कल पे दो पॉइंट इमेजिन करो जिनकी डिस्टेंस 2r, कौन से होंगे? अब ये हो सकता है मल्टीपल करेक्ट में आ जाए क्वेश्चन, तो आपको चेक तो सारे करने पड़ेंगे, सारे ऑप्शन अलग हैं। डायग्राम का बनाया, ठीक है, फिर क्या सोचा? तो यहाँ तो सिर्फ टेंजेंशियल दिया है ना उन्होंने, सबसे पहले ऑप्शन में तो टाइम निकालना है आपको जब वो कोलाइड करेंगे। टाइम आया क्या आया? तो पहला ऑप्शन सही नहीं है, तो दूसरा भी सही नहीं है। सर दूसरा सही आ रहा है। बस सही आ रहा है ऐसा बोला जा रहा है। तो सही है दूसरा। समय बताना चाहूंगा, 5 मिनट हो चुके हैं सवाल दिए हुए। सेंटीमीटर mv स्क्वायर v स्क्वायर बाय r। जब भी ऐसा आए कि इनके कोलाइड का टाइम बताना है तो बेटर क्या होता है कि हमेशा इन्हें स्ट्रेट लाइन पे बना लो। ए और बी समझ आ रहा है? बी किधर जा रहा है, सीधा करोगे अगर इधर v से, और ये किधर जा रहा है, इधर v से। समझ आया?
जब दो चीजें चल रही होती है तो जीवन में थोड़ी समस्या होती है, किसी एक को रोक देना चाहिए रिलेटिव मोशन। मैं अगर बी को रोक देता हूँ तो उसकी स्पीड वी में यहाँ जोड़ दूंगा, तो इसके पास कोई स्पीड नहीं, सिर्फ इसके पास क्या बचेगा, एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है। समझ आ रहा है, वी भी कांस्टेंट ही है। तो अब एक्सेलरेशन आपको पता है, बीच की दूरी कितनी है, ये चल के जाना है ना पाया, तभी तो कोलाइड करेगा। तो आप सीधे सीधे क्या कह सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब रिलेटिव में है। चलना है उसे पाई आर, इनिशियली रिलेटिव कोई स्पीड बची नहीं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन दिया गया है 72 वी स्क्वायर बाय 25 पाई आर इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से टी निकालना है हमें 5/6, तो टी यहाँ से आपको मिला 5/6 पाई आर बाय वी का अंडर रूट। हाँ ठीक है, यहाँ अच्छे यहाँ भी पाई आर है, तो ये टाइम तो उल्टा दिया गया है। इतने में ए ने एंगल कितना कवर किया होगा, तो उसके लिए सीधा क्या कर देना चाहिए, थीटा इज ओमेगा टी। समझ आ रहा है, ओमेगा क्या होगा, अच्छा यहाँ तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा आपको पता ही है, ये हो जाएगा ए टेंजेंशियल अपॉन आर, और ओमेगा आपको पता ही है, ये हो जाएगा वी बाय आर। इसमें पुट करोगे, सॉल्व करके निकालोगे, बी ऑप्शन सही आ जाएगा। पर जितना टाइम हमें लगा है उतना लगना नहीं चाहिए, है ना। कॉपी करने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन में आपको भेज दूंगा अलग से, है ना। तो सिक्स ट्राई कर लेते हैं, आगे देखते हैं। तो सिक्स आगे तो ऑप्शन ही हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, जो डेटा लिखना है वो लिख लो। तुम्हारी सवाल पढ़ लिया सबने, डायग्राम ये है। बेसिकली आपको स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर रिलेटेड टू वाटर और स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर रिलेटेड टू एयर बतानी है। क्वेश्चन एक दिखा देता हूँ मैं, बाकी तो डायग्राम तो आपको खुद ही बनाना है, बस एक सबमरीन है यहाँ पे और एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। आपको बताना है स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऑप्शंस देख लो, बता दो क्या आ रहा है। उन्होंने आई कैप माना है बाहर, जे कैप, जे कैप माना है, चलो समझ गए, तुमने सही किया, हो गया। ठीक है, ये याद रखना, एक्स बाहर है और वाई राइट में है और जेड ऊपर है। और साउथ वाई एक्सिस पे माना है और एक्स एक्सिस पे ईस्ट वेस्ट माना है।
सर बी ऑप्शन। सिंपल है, वेक्टर फॉर्म में करना है, ठीक है ना। इसका गड़बड़ी मतलब सेम माननी होगी आप, है ना। स्पीड दी नहीं है तो वो सेम मानी जाती है, बता रखा है ना। ठीक है, चलो ये ट्राई करो 7th रिवर बोट प्रॉब्लम के ऊपर। ये ऑप्शन सिर्फ एक आंसर आ रहा है, अब वो आप देखो, बताओ। सिर्फ सी। सर ए ऑप्शन भी यार। ए भी आएगा। चलो क्या है, a man can swim with respect to v relative to water. He has to cross the river D flowing with distance which is carried downstream is x, ड्रिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो टाइम तो मिनिमम में क्या आ जाएगा, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर डी बाई वी, और u स्पीड से वो रिवर के साथ बह जाएगा, तो ये हो जाएगी ड्रिफ्ट। तो ये ऑप्शन सही है। x कैन नॉट बी लेस देन डी यू बाई वी, गलत है। अगर ये अगेंस्ट द रिवर फ्लो तैरेगा तो इससे कम हो सकता है। For x to be minimum, he has to swim in the direction making angle pi by 2 plus sin inverse ये। और मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होने के लिए तो उसी तरफ, है ना। तो इसमें आपको समझ आता है कि रिवर अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है तो ऐसे तैरना पड़ेगा, तब जाके मिनिमम ड्रिफ्ट आ सकती है। तो ये एंगल रिवर फ्लो से एंगल माना जाता है। तो 90 ऐड करना मत भूलना। कोई दिक्कत? थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं। ठीक है ना। हम्म, कुछ नहीं है।
सवाल समझ आ रहा है? पावर बतानी है आपको ट्रेन के इंजन की। हल्का से इसमें वर्क फॉर एनर्जी वे पर शायद इतना सबको आता होगा। पावर क्या होता है? क्या होता है पावर? वर्क अपॉन टाइम। नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन की लैंग्वेज से। आपको लग रहा है कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम है? नहीं। नहीं। ये रेजिस्टेंस आर समझ रहे हो, फोर्स है। तो एक जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है आर, जो यहाँ पे दिया गया है, वो फोर्स है, फोर्स। सही। और किसी का आया? ऑनलाइन में किसी का 3 VR/4 आंसर आया है? बताओ मैं सॉल्यूशन। ये बताओ ट्रेन के ऊपर टोटल वर्क कितना हुआ होगा? जीरो। इनिशियली ट्रेन रेस्ट पे, फाइनली ट्रेन रेस्ट पे, तो टोटल वर्क डन ट्रेन पे कितना है? जीरो। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वर्क डन जो भी होगा इंजन का, प्लस वर्क डन जो भी किया होगा रेजिस्टिव फोर्स जो ट्रैक लगा रहा है, ये मिलके जीरो के इक्वल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? रेजिस्टिव फोर्स की एक बहुत अच्छी बात है कि वो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो मैं इसका वर्क बता सकता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो कितने सारे अननोन है, ए अननोन है, बी अननोन है,
कितनी देर के लिए एक्सेलरेट हुआ ये अननोन है, कितनी देर के लिए रिटार्ड हुआ ये अननोन है। जब हद से ज्यादा अननोन हो जाए तो कभी इक्वेशन का सहारा लेना ही नहीं चाहिए। ऐसे सवाल जिनमें 3 से ज्यादा अननोन आपको दिखे 100% वो ग्राफ से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, वीटी कर्व बनाने की कोशिश कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि शुरुआत में रेस्ट से शुरू हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट स्पीड थी, और फिर कुछ रिटार्डेशन था, और टोटल टाइम ऑफ जर्नी हमें टी दिया हुआ है। हमें ये नहीं पता कितनी देर के लिए एक्सेलरेट हुआ, पर हमें ये जरूर पता है कि कांस्टेंट स्पीड के लिए वो t/2 टाइम के लिए चला होगा, है या नहीं। और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड आई थी वो v थी जर्नी के दौरान। वीटी कर्व का एरिया आपको क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स t/2 प्लस t, 3t/2 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम v। तो वर्क डन जो सिंपली आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4 vt, समझ आ रहा है, इंटू फोर्स जो ट्रैक कॉन्स्टेंटली लगा रहा है, अपॉन टाइम करने से आपको क्या मिल जाएगी, पावर। छोटा सवाल है पर एक ग्राफ सॉल्व क्लियर है। एरिया निकाला बेटा, एरिया कैसे निकालते हैं, पता है एरिया, और इनटू डायगोनल, दोनों लाइंस के बीच में सेपरेशन बाय 2, है ना। अरे समझ आ रहा है। एक और ऐसी क्वेश्चन है जिसमें बोला जाता है कि एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, पहले एक्सेलरेट होती है और फिर अचानक से रिटार्ड होने लग जाती है और स्टेशन बी पे जाके रुक जाती है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी आपको दिया होता है, ठीक है ना, और टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए और बी दिया होता है। आपसे पूछते हैं कि इस पूरी जर्नी के दौरान ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड कितनी रही थी। समझ आ रहा है, कैसे करोगे। क्वेश्चन देख के आपको ये नहीं बताएगा कितनी देर के लिए एक्सेलरेट हुआ, और ये भी नहीं बताएगा कि कितनी देर के लिए रिटार्ड हुआ है। समझ आ रहा है, सिर्फ क्या बोला गया कि ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम ए for some time, then retards for some time to come to rest। समझ आया। अगर डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए और बी ये आपको दिया गया है, मान लेते हैं 4 किलोमीटर, और टाइम ए से बी जाने का जो है ये आपको दिया गया है 4 मिनट, तो आपको बताना है वी मैक्स ऑफ ट्रेन, पहली चीज। समझ आ रहा है। दूसरा आपको बताना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी अगर अल्फा है एक्सेलरेशन और बीटा था रिटार्डेशन। क्या करेंगे इसमें, फटाफट ग्राफ ही आपके दिमाग में आएगा और कुछ नहीं। बेटा ग्राफ में आपने गड़बड़ कर दिया, उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चला थोड़ी भी देर के लिए, वो एक्सेलरेट हुआ और अचानक से रिटार्ड होने लगा। हाँ 100/3 आया वी मैक्स, मीटर पर सेकंड में निकाला। तो हमेशा ये ग्राफ दिमाग में कब आना चाहिए, जब आपको लगे कि अननोन बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है ना। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा कुछ आएगा। ये आपको बेस पता है कितना है, 4 मिनट, और ये एरिया पता है आपको कितना है, 4 किलोमीटर। तो एरिया जो है 4 किलोमीटर, ये होना चाहिए हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट, वही तो होगी आपकी वी मैक्स। तो वी मैक्स सिंपली आपको क्या मिल गया? अब आपको चाहिए 1/α प्लस 1/β, क्या करना चाहिए हमें? स्लोप सिंपली यूज कर सकते हो आप यहाँ पर। समझ आ रहा है? सिंपल। और देखो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वाले क्वेश्चन किए, दिक्कत नहीं उनमें। आप में करते हो नहीं, वो नहीं, ये हाँ हाँ, तो वो तो फिर ये इसमें भी होती होगी ना, फिर प्रोजेक्टाइल में नहीं होती। अगर प्रोजेक्टाइल में किसी को नहीं होती तो फिर इसमें कैसे हो सकती है? ये बोल रहा है कि एक वाई एक्सिस पे चल रहा है, एक एक्स एक्सिस पे चल रहा है, उनके बीच की मैक्सिमम सेपरेशन, उसमें दिक्कत, मिनिमम सेपरेशन। कोई पता है या नहीं पता है? कर लेते हैं एक क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है। पहला सवाल तो है, डू दे कोलाइड, क्या ये टकराएंगे हवा में? दूसरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मिनिमम दूरी क्या होगी इनकी? तो जीरो हो सकता है ना सेकंड का आंसर, पर होगा नहीं। हाँ होंगे, देखते ही पता लग जाना चाहिए टकराएंगे या नहीं। कितने लोगों को पता लग गया? कितने लोगों को क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है कि कोलाइड करेंगे या नहीं? जेन्युइनली बोला करो। आपको पता लगा, और आपको पता लगा, तुमको तो पता ही होगा। नहीं पता? अरे क्यों नौटंकी कर रहे हो, सच बताओ ना, मैं जानना चाह रहा हूँ किसको नहीं आता है। तुम्हें देख के समझ नहीं आ रहा है कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियसली। क्या? एक लाइन होती है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट तब कोलाइड करती हैं जब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हो। क्या आप ये याद रखो, पार्टिकल्स के लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी सेम है, तभी वो कोलाइड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो दोनों की लाइन ज्वाइनिंग आपको ये दिख रही है, इससे परपेंडिकुलर एक ही स्पीड कितनी होती? 30। इसकी कितनी होती? क्या ये सेम है? तो ये कोलाइड नहीं करेंगे। अगर ये सेम होती तभी कोलाइड कर सकते हैं। तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, तो हमें समझ आएगा ये कोलाइड नहीं करेंगे। अगर ये कोलाइड करते तो क्वेश्चन क्या बनता? कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे, कितनी हाइट पे कोलाइड करेंगे, ये सब पूछा जा सकता है। अब कोलाइड नहीं करेंगे तो अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा पास ये कितना है। हाँ वो तो आएगी, पर मेथड सही है तो फिर दिक्कत नहीं। बताओ, दो प्रोजेक्टाइल्स का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है? पता था आपको? तो ऐसा क्यों है, आप रिवाइज करके नहीं आए? आपके पास नोट्स हैं तो उनको खोल के देखा? तुमने कहा तुम 11th में पढ़ाई नहीं करते थे, और ये तुम्हारी पढ़ाई है कि तुमने नोट्स खोल के भी नहीं देखा अभी, है ना? ये पढ़ाई है।
तो पढ़ाई नहीं थी तब क्या कर रहे थे फिर? तुम्हारी समस्या मैंने पता है बहुत पहले बताई थी तुम्हें। क्या बताई थी? जो अभी चल रहा है ना, तुमको उससे मतलब ही नहीं होता, तो कभी तुम्हें प्रेजेंट से मतलब नहीं रहा, इसलिए ओवरऑल भी कुछ नहीं आता। जब बोला गया कि आज इसका रिवीजन क्लास है, क्या ये बहुत धांसू टॉपिक है? क्या इससे 50 सवाल आने वाले हैं? नहीं। एक बार नोट्स पढ़ के आने में क्या चला जाता? पूरा तो नहीं पढ़ा सकता ना मैं। 21 लेक्चर है, तुम्हें समझ आ रहा है? 1.5 घंटे का एक लेक्चर होता है, 30 घंटे से ज्यादा पढ़ा सकता है क्या कोई? पढ़ के तो आओ यार कम से कम। हाँ गया। चलो बाकी लोगों के लिए बता दो। हमारा है भाई, तुमको दिक्कत होती है तो बताओ, मैं पूरा डिटेल में बताऊं फिर। चलो, तो मैं डिटेल में बता देता हूँ। टू ब्लॉक कभी भी कोलाइड कराने हो किसी भी सिचुएशन में, ठीक है? तो ये मैंने क्वेश्चन लिया था, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है। सबसे पहला पॉइंट जो याद होना चाहिए, ए रिलेटिव जीरो है। ए रिलेटिव जीरो होने से मतलब ये हुआ कि एक प्रोजेक्टाइल अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेगा तो उसे उसका पाथ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी आने वाली है। यहाँ हमें दिया गया था कि इसकी स्पीड यहाँ पे है 40 और इसकी स्पीड यहाँ पे है 30, जबकि इसकी यहाँ पे 40 और इसकी भी स्पीड 40। बीच की दूरी कुछ भी ले लो, 30 मीटर ली थी शायद मैंने। तो ऑब्वियसली एक जब दूसरे को देखेगा तो स्ट्रेट लाइन ही दिखने वाला है। और आपने ये देखा कि लाइन जॉइनिंग से परपेंडिकुलर दोनों की स्पीड सेम नहीं है, तो ये कोलाइड तो नहीं करने वाले। तो अब हमें चाहिए था कि इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो किसी एक को रेस्ट पे मान लो, मैं बी को रेस्ट पे मान लेता हूँ। बी अगर रेस्ट में आ गया तो देखो ए के पास वेलोसिटी क्या क्या बचेगी। ये 40 जो लेफ्ट में है वो राइट में जुड़ेगा, जो 40 ऊपर है वो कहाँ जुड़ेगा? नीचे जुड़ जाएगा। समझ आया? तो आप ऐसा कह सकते हो बी यहाँ रहने वाला है, नेट यहाँ पे आ जाएगा 80 और यहाँ नीचे आ जाएगा 10। यानी ए की रिलेटिव वेलोसिटी नेट इस डायरेक्शन में है, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी बी को ए हमेशा इसी डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा। ये एंगल अगर मैं थीटा कह देता हूँ तो टेन थीटा क्लियरली आपको दिख रहा है 1/8 है। दिख रहा है या नहीं? ट्राइंगल बना लेते हैं, ये एंगल हो गया थीटा। समझ आया? अब कुछ नहीं करना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी? ए इस रास्ते पे चलने वाला है, बी यहाँ बैठा हुआ है, तो बी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी जब ये परपेंडिकुलर हो। समझ आया? ये डिस्टेंस आपको 30 पता ही है, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो 30 साइन थीटा। तो डी मिनिमम जो है वो सिंपली क्या है? 30 साइन थीटा, यानी 30/√60। कोई दिक्कत? पूछ सकते हैं टाइम ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कितने टाइम पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई होगी, बता सकते हो? तो आप देख लोगे कि ए एक्चुअली इतना चला है, चला है कि नहीं चला? यहां से यहां जाना है उसे। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 30 cos थीटा अपॉन कितनी स्पीड से चला है वो? √10² + 80 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? पूछ सकते हैं कितनी हाइट थी ए की जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई। टाइम आ गया तो एक्चुअल डेटा में पुट करना, रिलेटिव में मत पुट कर देना, है ना? SY = UYT + ½ AYT। कोई दिक्कत? अब यहाँ गलती क्या कर देते हैं लोग, भूल जाते हैं। जैसे मैं कहूँ बताओ ये कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, मैं कह देता हूँ कि ये जो है इसे मैंने भेज दिया आगे 30 मीटर पर सेकंड से, और ये जो है बी, इसे मैंने भेज दिया चलो 50 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है थीटा क्या होना चाहिए फॉर कोलिजन। पेन क्या चलाना है इसमें? वो सब नहीं, मैं क्वेश्चन सुनो। वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट ए एंड बी कोलाइड मिड एयर। तो लोग सोचने लग जाते हैं वाई में तो स्पीड ही नहीं है, वाई में इक्वल करनी थी ना। पर वाई से मतलब नहीं होता, लाइन ज्वाइनिंग ये है, उससे परपेंडिकुलर स्पीड इसकी 30 है, तो इसकी 50 cos थीटा इक्वल टू 30 हो जानी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 37 डिग्री, तो 53 डिग्री, 53 डिग्री, ठीक है ना?
तो प्रोजेक्टाइल्स फॉलो हो गए। और रिवर बोट में दिक्कत आती है किसी को? मिनिमम ड्रिफ्ट और ये सब? फॉर्मूला तो याद रखना बड़ा आसान है, जैसे उसमें एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। मान लो ये देखो, तो इस तरह की मान लेते हैं रिवर है, ये विड्थ मान लो कि 100 मीटर है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये आपको 50 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और रिवर जो है ये इस तरफ फ्लो कर रहा है, और ये मैं मान लेता हूँ दे रखी है 100, ले सकते हो 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। तो पहली चीज तो आती है आपको कि एंगल विद रिवर फ्लो for man such that he reaches B. हाँ वही तो सवाल है, एक सेकेंड। Such that तो देखो क्वेश्चन समझ आया। अब इसमें होता था मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस, तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए आदमी ऐसे कूदना चाहता है ना। जीरो ड्रिफ्ट के लिए क्वेश्चन आता है, तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए हम कह देते हैं साइन थीटा ये हो जाना चाहिए वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। समझ आया? लेकिन यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि मैन की स्पीड से रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा है। होता क्या है ना, देखो पानी ऐसे बह रहा है, तो ऑब्वियसली इधर कहीं कूदोगे तो आप बह के कहीं और चले जाओगे। तो हम क्या करना चाह रहे होते हैं इफेक्टिवली, अगर आपको एग्जैक्टली बी पॉइंट पे पहुंचना है तो इसकी स्पीड नेट एक्स डायरेक्शन में क्या आनी चाहिए? 0। समझ आ रहा है? अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर कम होती है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर से, तब तो इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर को बैलेंस कर सकता है। लेकिन अगर ये वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो क्या इसका इधर वाला कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर को बैलेंस कर पाएगा? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जीरो ड्रिफ्ट हो जाए? क्या ये एग्जैक्टली बी पे पहुंच सकता है? नहीं पहुंच। तो ऐसे केस में आदमी कोशिश करता है कि भाई एग्जैक्टली बी पे तो पहुंच नहीं सकता, पर कम से कम ड्रिफ्ट हो। अब हो ही रही है तो आप ड्रिफ्ट के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करते हो, वहां से आपको आंसर मिल जाता है साइन थीटा ये होना चाहिए वी एम आर बाय वी आर। तो तुम तो याद रखो फॉर्मूला बस यही है, छोटी स्पीड अपन बड़ी स्पीड। अरे समझ आ रहा है? क्योंकि वन से बड़ा तो साइन हो ही नहीं सकता ना, तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू ऊपर, बड़ी वाली वैल्यू नीचे। तो यहाँ क्लियरली अगर आप पुट करोगे तो आपको थीटा क्या मिल जाएगा? 30 डिग्री। तो आदमी कुछ इस तरह से जाने वाला है, क्योंकि इसकी मिनिमम ड्रिफ्ट होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितना लगेगा इस ट्रिप में? नहीं, मैं यहीं से तैरना शुरू कर रहा है, लिखा है ना क्वेश्चन में। अरे ऐसे ही शुरू करना है, बोला है। मिनिमम टाइम नहीं चाहिए ट्रिप में, मिनिमम डिस्टेंस पैदल चलना चाहता है वो। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन कई लोग कंफ्यूज कर देता है। तो उसमें बोला गया कि मिनिमम डिस्टेंस आदमी चले बी पहुंचने के लिए। अब उसे ये तो समझ आ गया कि मेरी जीरो ड्रिफ्ट तो हो नहीं सकती, मेरी ड्रिफ्ट होने वाली है, तो मैं बह के जहां भी पहुंचूंगा वहां से मुझे पैदल ही चलना पड़ेगा। तो ये बेसिकली पूछ क्या रहे हैं, मिनिमम ड्रिफ्ट होनी चाहिए आदमी की, तभी तो मिनिमम डिस्टेंस चलेगा। तो अब इस प्रोसेस का टाइम पूछा गया है आपसे कि उसे चल के बी तक फाइनली पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। कैसे बताओगे? पहले आप निकालोगे कि यहां से यहां तक तैरने का टाइम क्या होगा, तो वो हो जाएगा 100 मीटर अपॉन इसकी स्पीड y में 50 cos 30 डिग्री प्लस
अब जो भी आपकी ड्रिफ्ट आई है, ड्रिफ्ट कितनी आई होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस बिल्कुल 100 माइनस 50 साइन 30 डिग्री इंटू टाइम, जो कि हमारे पास कितना आ गया ये 100/50 cos 30 डिग्री। समझ आया? ये ड्रिफ्ट है अपॉन पैदल चलने की स्पीड 10 है। तो ये टाइम लगा होगा इसे बह के यहाँ पहुंचने में। आप मिनिमम टाइम निकालना चाहते हो ए पे पहुंचने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यही जो ड्रिफ्ट आने वाली है, इतना ही तुम यहाँ खड़े हो जाओ जाके, तो तुम यहीं पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? उतना पहले ही कर लो ना, सेम ही तो बात हो गई। उतना शिफ्ट हो जाओ इधर, अगर चल सकते हो आप ए से। तो वो बोला गया है कि आदमी जो पैदल चलता है जमीन पे, उसकी स्पीड 10 है, वहां से चल के बी पे भी तो पहुंचेगा। समझ आया? तो इसमें देखो, ये जो पीडीएफ है इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। कोई डाउट हो तो वो आप पूछ लेना थर्सडे को, जब भी अगली क्लास होगी। हाँ, अगली क्लास में थोड़ा प्लान्ड वे में कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। एनएलएम चैप्टर है अपना, एनएलएम और फ्रिक्शन। अब आप मुझे बताओ कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनमें आपको सीरियस इशू है, जिसमें आपको लगता है कि दिक्कत हो जाती है, और कोई शर्माने की बात नहीं। हाँ, एनएलएम। तो एक काम करते हैं, अगर एनएलएम बहुत आसान है तो एनएलएम और वर्क पर एनर्जी कंबाइन कर देते हैं। तो बोलो, बेसिकली वर्क पर एनर्जी तक कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें डाउट होता है? किसमें? स्प्रिंग फोर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, बोलो सेंटर ऑफ मास में आता है, ले ही लेते हैं। चलो बोलो तुम, स्प्रिंग में और उनमें क्या डाउट होता है, कोलिजन वाले? वो तो इंस्टेंटेनियसली होता है ना, वो तो बड़ी सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। आप मोमेंटम इंस्टेंटेनियसली कभी भी किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, उसके ऊपर कोई रूल नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है कि एक्स में कोई फोर्स नहीं है, तो आप लंबे समय के लिए मोमेंटम कंजर्व कर देते हो। हाँ, 1.5 घंटे पहले स्पीड v1 थी, बीच में कुछ कुछ हुआ, और अब फाइनली स्पीड v2 है। लेकिन जब भी कभी y में मोमेंटम कंजर्व किया जाएगा, एक प्लैंक, एक पेन इस तरह से एक बॉल आके उसको हिट की है, तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इसके जस्ट पहले, कोलाइड करने के पहले का मोमेंटम और जस्ट कोलाइड करने के बाद का मोमेंटम, उन्हें आप इक्वेट कर ही सकते हो, क्योंकि वो लगभग एक ही पॉइंट का मोमेंटम है, वो इसी इंस्टेंट का मोमेंटम है, इस इंस्टेंट से जस्ट पहले और इस इंस्टेंट से जस्ट बाद। वो तो कभी भी हो सकता है, भले फोर्स हो किसी भी डायरेक्शन में, तो उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है एक बार ये चलने लग गया फिर भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, नहीं, अब नहीं हो सकता। आप इस समय की सिचुएशन और आगे किसी भी सिचुएशन का मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते कभी भी, है ना? और बोलो कोई टॉपिक जिसमें डाउट आता है कंस्ट्रेंड मोशन में? स्प्रिंग कंस्ट्रेंड है, वेज कंस्ट्रेंड है, ठीक है। हाँ, तो उसमें तो मेन वो क्वेश्चन आए थे जिसमें पुली वुली लगा देते हैं और पूछते हैं इसका एक्सेलरेशन, वो तो उसमें तो आप सभी ट्रिक ही यूज करते हो। हाँ, टेंशन इनटू वेलोसिटी अलोंग द, उसको जीरो कर देते हैं। चलो देख लेंगे, अच्छे क्वेश्चन ले आएंगे। पर